है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी टैक्स से जुड़े जो उलझने हैं वो हम सुलझाने में मदद करें। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल पूछिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा और साथ ही साथ आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं और मेल आईडी भी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके उनके लिए जिनकी की अभी अभी नौकरी लगी है और उन्हें हम ये समझाने में मदद करेंगे कि वो रिटर्न फाइल करने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने इनकम डिक्लेरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, जब भी किसी कंपनी में हमें रोज़गार मिलता है या हमें सैलरी मिलना शुरू होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि हम काफ़ी सारी चीज़ों की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, सेविंग प्लानिंग करते हैं, कभी कभार शॉपिंग की लिस्ट भी हमारी रेडी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा हमारी एक और जिम्मेदारी बनती है और वो है कि अपने इनकम की, अपने इन्वेस्टमेंट को डिक्लेयर करना, उसकी घोषणा करना। अब घोषणा करने का मतलब ये नहीं कि आप लाउड स्पीकर पे खड़े हो जाए और फिर चिल्लाए कि हमारा ये इनकम है, हमारे ये खर्चे हैं। यहाँ पर इनकम डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आपको टैक्स विभाग को ये बताना होगा कि आपके इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल जानकारी टैक्स विभाग को देनी होती है, जिससे कि उनको ये समझने में मदद मिल सके कि आपकी इनकम कितनी है और साथ ही साथ कितनी टैक्स ऑब्लिगेशन आपके ऊपर बनती है। आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा टैक्स देने से यहाँ पर बच भी सकते हैं। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे और हमारी मदद करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सपर्ट सीए सुधीर कौशिक, जो कि taxpayer.com के को फाउंडर और सीईओ भी हैं। थैंक यू सो मच सुधीर जी अपना समय देने के लिए 18 आवर्स स्वदेश को। तो जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनकम टैक्स डिक्लेरेशन की जब बात की जाती है तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? थैंक यू पूजा। ये जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन है, इसमें एलिजिबिलिटी के लिए बताने से पहले मैं एक इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन इटसेल्फ को चार उसमें करूंगा। जैसे 4x4 एक हमारे पास कार आती है, ऐसे 4x4 के डब्ल्यू हैं। डब्ल्यू मतलब वाई, व्हेन, हु, व्हाट, ये चारों चीजें हमें उसमें इंक्लूड करेंगे अगर तो 4x4 की पावर आ जाएगी, अगर हम पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन को समझना चाहते हैं और इसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो अगर मैं पहली बात करूं हु, तो हु में आएगा जो भी मंथली सैलरी ले रहा है, जिसके पास एम्प्लॉयर है कोई, उसको डिक्लेयर करने के लिए एलिजिबिलिटी या जरूरत है, वो कर सकता है, ऑब्लाइज टू डिक्लेयर। दूसरा नंबर पे इसमें आती है, इस 4 के भी 4 पार्ट हैं, हर 4 में, ये डब्ल्यू में हु का मतलब है जिसको एक तो सैलरी ले रहा है मंथली। दूसरा, अगर मुझे टैक्स रिजिम, न्यू रिजिम लेना है तो मुझे बताना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को इसी डिक्लेरेशन में, नहीं तो मुझे ओल्ड रिजिम बाय डिफॉल्ट लग जाएगा, जो कि हायर टैक्स स्लैब्स हैं, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आपका नुकसान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है कि अगर मेरे पास कोई अदर इनकम है जो कि मुझे डिक्लेयर करनी है और मैं चाहता हूं कि मेरा सारा का सारा टैक्स का हेडेक जो है मेरा एम्प्लॉयर ले ले, उसमें बस कैपिटल लॉसेज आप डिक्लेयर नहीं कर सकते या बिजनेस लॉसेज, लेकिन आपकी अदर इनकम उसमें डिक्लेयर हो सकती है। तो जिनको अदर इनकम भी है वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, वो जरूर डिक्लेयर करें। चौथे नंबर पे इसमें आता है कि भाई मैं अभी कंपनी छोड़ के जा रहा हूं तो मुझे वो डिक्लेरेशन मस्ट है, नहीं तो मेरा वो फॉर्म 16 या मेरा जो क्लियरेंस है नहीं होगी। तो ये चार तो हु है कि उसको डिक्लेयर करना ही करना पड़ेगा। अब दूसरा नंबर पे आ जाता है व्हाट टू डिक्लेयर, मुझे क्या डिक्लेयर करना है इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में। इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में हमको अपनी इनकम ही भी डिक्लेयर करनी होती है, जिसके कंपोनेंट होते हैं कि मुझे बेसिक सैलरी या एनपीएस, अगर मेरे एम्प्लॉयर ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी है, कुछ परक्विजिट्स दिए हैं, ये सब कुछ मैं इसी में ही डिक्लेयर करता हूं कि मुझे एलटीए लेना है या नहीं लेना है, मुझे कोई फूड कूपन लेने हैं या नहीं लेने हैं, अगर मेरे पास कार लीज की फैसिलिटी है लेन। तो इस कंपोनेंट को हम अपनी फाइनेंशियल नीड के साथ मैच कर लेते हैं और उसको हम अपने फायदे के लिए, हमेशा टैक्स का फायदा अपने लिए सोचना है, क्योंकि एम्प्लॉयर की जेब से पैसा नहीं जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है। तो आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है और वो कहां तक आपकी इस सैलरी के स्ट्रक्चर में हो सकती है, जिसे हम कहते हैं सीटीसी स्ट्रक्चरिंग, जो आपकी कॉस्ट टू कंपनी है उसको स्ट्रक्चर करने की फैसिलिटी मिलती है। जहां जहां मिलती है वहां हम फायदा उठाना चाहिए। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं, अगर मैं रेंट दे रहा हूं तो मुझे एचआरए कितना लेना चाहिए। इस तरह से ये दूसरे नंबर पे डिक्लेरेशन करना होता है कि कितना मेरा रेंट है
ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे एक्सपेंसेस में हमारे जैसे ट्यूशन फीस वगैरह है जो डिडक्शन में आती हैं। फिर हमने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो पहली इनकम है, दूसरी एक्सपेंसेस है, और तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन नाम है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, इनकम भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुझे इनकम कैसे कैसे लेनी है, किस कंपोनेंट को कितना लेना है। और फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट आती है कि मैं एटीसी में क्या करूंगा, पीएफ में कितना डिडक्ट होगा, एनपीएस में कितना होगा, मेडिकल इंश्योरेंस कितना होगा, डोनेशन कितना होगा। तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट या इस तरह की एक्सपेंसेस है। ये तीसरा हो गया। इसका जो चौथा व्हील है, जो डब्ल्यू है 4x4 पावर का, इसका चौथा है क्वांटिफाइंग। हर डिडक्शन को, हर इनकम को कितना कितना मैं कंज्यूम कर रहा हूं, कहां पर, ताकि मेरी ओवरऑल सीटीसी, ओवरऑल डिडक्शन से मेरा टैक्स मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो ये हमारे 4 दूसरे नंबर के जो व्हील है उसके लिए है। ये जो हम इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का पावर 4x4 पावर बात कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है, जब मैंने हु कर लिया, फिर मैंने व्हाट कर लिया, व्हेन। तो व्हेन में अगर मुझे अपनी सीटीसी स्ट्रक्चरिंग की बात करनी है तो मुझे अप्रैल मई में ही मौका मिलता है। एम्प्लॉयर जनरली ये बाद में मौका नहीं देते हैं। तो सबसे अच्छा है कि अप्रैल मई में अगर मुझे कुछ करना है अपनी डिक्लेरेशन में चेंजेस, अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में, तो मैं उस मौके का फायदा उठा लूं। और बहुत फायदा होता है। लोगों को लगता है कि कुछ मेरा एम्प्लॉयर नहीं देता है, हमारे पास तो लाखों लोगों को हम कर रहे हैं पिछले 10 साल से टैक्स ऑप्टिमाइजर के थ्रू। तो फायदा जब मिलेगा जब आप किसी एक्सपर्ट्स की हेल्प लोगे और थोड़ा अपने इमोशन को कंट्रोल करके चेंज करोगे। दूसरे नंबर पे जब आ जाता है इसमें हमारे पास कि मैं व्हेन में हर महीने आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये विंडो बंद नहीं होता है, आपको डिक्लेयर करने के लिए पूरा साल है। आप कभी भी एम्प्लॉयर को, जो उसका ऑनलाइन, आजकल तो ज्यादातर जगह ऑनलाइन है, तो उसमें आप अपना डिक्लेरेशन कर सकते हो कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर रहा हूं या कर रहा हूं। तो उसी के हिसाब से आपका मंथली टीडीएस बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है कि मेरे पास दिसंबर जनवरी जब आ जाता है, तब आपको एक्चुअल प्रूफ सबमिट करने होते हैं। अगर आपने गलती से ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर दी है, जो कि गलती से क्या, कई बार लोग जानबूझ के करते हैं कि मुझे अभी टैक्स कम कटवाना है, तो उस केस में आपका जो एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा, मान लो आपने एलटी की जो टिकट्स हैं वो नहीं दी हैं, या एचआरए की रेंट रिसीट नहीं दी है, तो जनरली जनवरी फरवरी मार्च में जब आ जाता है टाइम, तो जनवरी से जो है एम्प्लॉयर वो एक्चुअल प्रूफ के बेस पे करना शुरू कर देता है टैक्स, और लोगों का काफी टैक्स कटना शुरू हो जाता है। मतलब जो अमूमन जो अप्रैल मई जून में उनका कम कट रहा होता है, वो जाकर के जनवरी फरवरी में, और जनरली वो 7 तारीख के आसपास उनकी लास्ट डेट आ जाती है, 7-8 जो भी है, ताकि वो सैलरी प्रोसेस कर सकें। लेकिन फिर से वो विंडो खुलती है हर महीने, फरवरी में भी, मार्च में भी, मगर आपका टैक्स पहले ही ज्यादा कट गया। और चौथा है कि मैं ये जो कब कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ जब रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। सपोज करो आपने सारी की सारी विंडो छोड़ दी, 31 मार्च को जाके इन्वेस्ट किया, अब तो एम्प्लॉयर कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो सारी सैलरी प्रोसेस कर चुका है। तब आपको, जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, वहां पर आपको ये डिक्लेयर करनी होती है अपनी रिटर्न में, अगर आपके एम्प्लॉयर से छूट गई है। तो पहले हमने हु किया, फिर व्हाट किया, फिर व्हेन किया। अब ये देखते हैं करना क्यों चाहिए, व्हाई। जो चौथा व्हील है डब्ल्यू, व्हाई है। वाई का मतलब है मैं इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन पे इतना हेडेक ही क्यों लूं। हाँ, मत लीजिए, बिल्कुल। इसके भी मैं 4 फायदे आपको बता देता हूँ, जो 4 व्हील, इसके जो 4th व्हील है। क्योंकि एक तो ये हमारी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है। हमारे, जब हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सो वी आर ऑब्लाइज्ड टू डिक्लेयर। नहीं तो वो हमारा जो, चाहे कभी कभी लोगों का पैन नंबर ही गलत होता है, हायर रेट पे टीडीएस कट जाएगा। पैसा तो आप ही का है, नुकसान आपका हो गया। बाद में रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कब फाइल करोगे। दूसरा ये है कि जब आप एम्प्लॉयर को अदर इनकम भी बताने की अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों आप अपनी उसको मुसीबत को अपने पास रख रहे हो। वो एम्प्लॉयर को डिडक्ट करने दो और मंथली आपका धीरे धीरे टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तीसरा इसका ये फायदा है कि अगर आप अपने टैक्स को हर महीने या ज्यादा से ज्यादा क्वार्टर में कभी देखना शुरू कर दो, तो आपका एडवांस टैक्स ठीक जमा होगा, जिससे आपका जो इंटरेस्ट की जो लास्ट में लायबिलिटी होती है, या जो कंप्यूटेशन की जो एरर होती है, वो नहीं होंगी, जो स्ट्रेस है वो नहीं होगा। और जो इसका चौथा बड़ा फायदा है वो ये है कि कभी कभी हम इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन करते नहीं। तो जब आप मंथली या क्वार्टरली इसको जब मैप करोगे, मैच करोगे, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। वो लास्ट मिनट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक होती है कि यार किसी तरह से कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, टैक्स बचाना है, वहां पर आपका पैसा किस कुएं में जा रहा है, कहां पर कम रिटर्न आ रही है या कितना टैक्स बच रहा है। टैक्स तो शायद फिर भी बच जाएगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। तो ये जो चौथा फायदा है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट मिस्टेक से भी बच सकते हो। तो इसको फॉलो करने से आपकी 4 व्हील की जो 4x4 पावर है वो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में आपको मिल जाती है।
बिल्कुल, तो ये 4 चीज़ों का ध्यान रखिए, इनकम, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, और इसको क्वांटिफाई भी करना यहाँ पर ज़रूरी है। इस बात का डिक्लेरेशन यहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में करते हैं। सुधीर जी, अगला सवाल मेरा ये होगा, आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई और काफ़ी सारे सवालों के जवाब हमें आपके पहले सवाल में ही मिल गए, लेकिन ये जो आपने बात की कि ज़रूरी है भरना, अगर मान लीजिए कि मुझसे मिस हो गया, मैंने डेडलाइन मिस कर दी, पहले तो ये जानना चाहूँगी कि इसकी कोई डेडलाइन है जिसका कि मुझे ध्यान रखना है, और अगर मैं समय पर नहीं कर पाई तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या पेनाल्टी मेरे ऊपर लग सकती है? मैंने कहा कि सबसे ज्यादा फायदा अप्रैल मई में है, क्योंकि आपको सीटीसी स्ट्रक्चरिंग करने का मौका बाद में एम्प्लॉयर नहीं देगा। हाँ, न्यू ज्वाइनी जो आते हैं ड्यूरिंग द ईयर उनको मिल सकता है मौका, लेकिन अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली 5 साल 2 साल से, तो उनके लिए सैलरी में वो बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू होते हैं, वो ओपन नहीं करते हैं जनरली, लॉ में कुछ नहीं। दूसरा, इसकी कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है, क्योंकि आपके पास तो मौका तो हर महीने दे रहे हैं कि आप डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन नुकसान आपका देरी से करने से हो रहा है, तो अपने लॉस को ही बचाना है, क्योंकि आपको टीडीएस ज्यादा कट रहा है। जी, इसमें एक और टर्म यूज़ होता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक टर्म बार बार आता है, फॉर्म 12BB। इसका क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है? फॉर्म 12BB, हाँ, तो फॉर्म 12B क्या होता है, जैसे अब मैं एम्प्लॉयर को अपना किसी रूप में तो डिक्लेरेशन दूंगा ना, मैं क्या क्लेम करना चाहता हूँ। जैसे मेरे को एचआरए में कितना रेंट लेना है, मेरा लैंडलॉर्ड कौन है, क्योंकि अब पैन नंबर जरूरी हो गया है, आपको ऐसा नहीं है कि एड्रेस भी देना होता है लैंडलॉर्ड का। तो ये चीजें वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि लोग झूठी रसीद या झूठा एचआरए क्लेम कर रहे थे। ये भी सच्चाई है कि कुछ लोग तो होते हैं आलसी, कुछ होते हैं बेईमान कि यार एग्रीमेंट नहीं बनाया, फिर भी रेंट तो मैं दे रहा था या पेरेंट्स को दे रहा था, ऐसी रसीद डाल दी। तो अब वो हर चीज की पहले पैन नंबर नहीं पूछा जाता था, क्योंकि वो डाटा को रिकंसाइल कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हो चुका है। तो उसमें एक नंबर पे आपको ऐसे जो क्लेम्स करने हैं फॉर इन योर जो फॉर्म 16 में जो आपको अपने एम्प्लॉयर से बेनिफिट चाहिए, वो डिक्लेयर होते हैं 12BB में, आपको करने होते हैं एम्प्लॉय को। ठीक है, उसमें पहले एचआरए है, फिर एलटीए का सपोज करो आप क्लेम करना चाहते हो, तो आपको अमाउंट बताना पड़ता है कि मैं 50,000 है, बाद में डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और वो होती है टिकट्स जो आपने ट्रेवल किया विद इन इंडिया। इसके बाद आपको आ जाता है कि मेरे को डिडक्शंस लेनी है, या फिर चौथा होता है जो होम लोन का जो जनरली इंटरेस्ट होता है, या कोई हमारा एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट है, या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो ये जो इंटरेस्ट की, क्योंकि हमें अपने सैलरी से डिडक्शन मिल सकती है, ये क्लेम करने के लिए ये 12BB फॉर्म बनाया है डिपार्टमेंट ने। इसको आपको ध्यान से ही भरना है, क्योंकि एक जिम्मेदारी है आपकी, कल को कहीं गलत इंफॉर्मेशन देना भी पिनलाइज होने लगा है अभी। तो डोंट गिव, बस ऐसे अंदाजे से कुछ ना करें, जो करना है उसी की बात करें। हाँ, आपको चेंज करने का मौका आईटीआर में मिलता है, लास्ट तक सरकार आपको मौका देती है। ऐसा कुछ नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, जेन्युइन रीजन में चेंज भी होता है। मैंने घर खरीदना था, होम लोन लेना था, नहीं लिया, नहीं पसंद आया घर, या लोन महंगा लग रहा था, जो भी रीजन है, तो आपको ऐसा नहीं कि जेन्युइन लोगों को कहीं कोई परेशानी है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर ये जरूरी है। ओके, अब अगला सवाल ये होगा कि जो इनकम या इन्वेस्टमेंट मैंने डिक्लेयर की है, उस पर जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है, फिर उसको पेमेंट करने की ड्यू डेट कब तक आती है, ये भी हम जानना चाहेंगे। जो टैक्स है, अगर मैंने बाकी इनकम भी, क्योंकि मेरी इनकम में आजकल तो लोगों को पता नहीं, कोविड के दौरान लोगों ने शेयर्स में काफी ट्रेडिंग की है, म्यूचुअल फंड में, यहाँ तक कि क्रिप्टो वगैरह में चले गए हैं, और काफी लोग गए हैं, क्योंकि हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे बता रहे हैं अनुभव। तो अगर मुझे बाकी इनकम मैंने अपने एम्प्लॉयर को बता दी है, तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो टैक्स उस पर भी डिडक्ट कर सकता है, और आपके पास राइट है। आप बिजनेस इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉयर को, अपनी हाउसिंग की, मेरी रेंटल वगैरह की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की है, या कोई शेयर प्रॉफिट है, लॉसेस आपको रिपोर्ट नहीं कर सकते एम्प्लॉयर को, वो आपको रिटर्न में करना। तो अगर मुझे अपना रिटर्न के टाइम पर टैक्स नहीं देना है, कोई सेल्फ असेसमेंट या अपने सर पे कोई कंप्यूटेशन हेडेक नहीं है, तो मुझे सारी की सारी इनकम डिक्लेयर करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयर को। ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को तो अपना पैसा बाद में ही जमा कराना है, तब आप एम्प्लॉयर को अपनी सिर्फ सैलरी की डिटेल दे दो, और वो उसके पास अवेलेबल है, जो डिडक्शंस आपको चाहिए। आपने अगर एनपीएस में करना है या नहीं करना है, नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयर, मैंने बताया, जनवरी से काटना शुरू कर देता है। और हमने देखा है लोगों को कैश क्रंच हो जाता है, क्योंकि काफी सारी सैलरी उनकी टैक्स में चली जाती है, और फिर वो इन्वेस्टमेंट करने में भी थोड़े से अनेबल होते हैं।
बिल्कुल। तो आईटीआर फाइल करते वक्त भी आपको इन तमाम बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, जिससे कि आपसे गलती ना हो। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करते हैं, और हमारे साथ पहले दर्शक भी आ चुकी हैं हमारे साथ। हमारे पास लखनऊ से दिव्या जी का सवाल आया है, और इनका सवाल ये है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इनको कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, लेकिन उन्होंने इसका जो इस्तेमाल है वो अपना एक नया फ्लैट परचेज करने में लगा दिया है। अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, शायद कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन अभी तक भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक तय समय में वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो अब जो एलटीसीजी का फ़ायदा इन्होंने लिया था, टैक्स बेनिफिट लिया था, क्या अब दोबारा से उस पर टैक्स इनको देना पड़ेगा बिकॉज वो फ्लैट कंप्लीट नहीं हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल देना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैंने जो एग्जेम्पशन ली थी वो कैपिटल गेन इन्वेस्ट करने के लिए, जिस साल में वो मैंने घर खरीदा था तब कम हम मांग लेते हैं कि भाई मैं क्योंकि घर खरीद रहा हूँ और ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको उस साल में टैक्स नहीं लगा। सपोज करो मैंने अभी 2022 में कोई घर बेचा है और उसके अगेंस्ट में मैंने 2022 में क्लेम कर लिया कि इस पे जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया मैंने 54 में, सेक्शन 54 होता है, और उस पर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ा, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा क्योंकि लॉ है। अब आपने वो 3 साल में बना ही नहीं घर आपका और वो टाइम लिमिट खत्म हो गई, तो 2025 का जब रिटर्न फाइल होगा उसमें वो इनकम में ऐड होगा बिल्कुल। लेकिन अगर अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सर मैंने अभी उसी साल खरीद लिया, यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है। वो ग्रे एरिया ये है कि जब उस साल टैक्स लगा तब मैंने दोबारा से तीसरे साल में खरीद लो ना, घर तो खरीदो, क्योंकि टैक्स देने से तो अच्छा है। टैक्स देने से तो पैसा आपका गया सरकार के पास और सरकार गई गरीबों की सेवा में, वो आपकी सेवा में डायरेक्ट नहीं आता कभी। वो आएगा, रोड मिलेगी आपको, एयरपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने पैसा बचा लिया टैक्स का, वो आपके परिवार को डायरेक्टली फायदा देगा, चाहे वो घर की उसमें दे या वो आपको किसी और एनपीएस से दे, कहीं से भी आपको पैसा मिले, ईएलएसएस से मिले, इंश्योरेंस से मिले, वो आपकी फैमिली को डायरेक्ट बेनिफिट होता है, वो आपकी फाइनेंशियल वेलबींग के काम आता है। नहीं तो आप देश की फाइनेंशियल वेलबींग के काम आते हो, वो भी ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास जो पैसा है उसको ठीक से समय पर उसको इन्वेस्ट कर देना है। लेकिन इस एरिया में अगर इनकम टैक्स ऑफिसर चाहेगा तो वो जेन्युइननेस देखेगा कि आपको ये अलाउ करे या नहीं करे, क्योंकि लॉ में इसके ऊपर, इसको हम ग्रे एरिया या लिटिगेशन एरिया कहते हैं। कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, लोग लड़ते हैं कि भाई मैंने उस साल में जब कैपिटल गेन हुआ 2025 में तब भी तो इन्वेस्ट कर लिया, तो मुझे तब बेनिफिट दे दो, तो मैं टैक्स लगने नहीं दूंगा। तो ये लिटिगेशन का मैटर है, खुला खुला इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है पटना से राम शर्मा जी ने। ये एक सैलरी प्रोफेशनल है और इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन अब ये अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं। इन्होंने मेंशन यहाँ पर नहीं किया है कि काम करते हुए ये कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, किस तरह का प्रोफेशन है इनका, ये तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो सेम पैन कार्ड से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर किस तरह के जब आईटीआर फाइल करेंगे तो किन बातों का इनको ध्यान रखना पड़ेगा? इसमें जो इनकी अगर हम पूजा बात करें कि सैलरी अगर इनको मिल रही है और पैन कार्ड अवेलेबल है, तो पैन कार्ड तो 1 पर्सन के लिए 1 ही होता है, अगर दूसरा रखा तो पेनल्टी लग जाएगी। मल्टीपल पैन अलाउड नहीं है, पहले तो वो कानून समझ लें, 10,000 की तो मिनिमम है। फिर प्रोसिक्यूशंस भी होते हैं क्योंकि लोग फ्रॉड करते हैं। सुधीर कुमार कौशिक और सुधीर कौशिक और सुधीर के, मतलब डिफरेंट नाम से मैं बना लेता हूँ। तो वो तो मैंने आपको इनकम टैक्स की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है और उसकी मुझे पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए पैन तो एक ही होगा और इनकम टैक्स रिटर्न भी एक ही फाइल होगी, ये भी पक्का है। लेकिन अलग अलग जो 5 हेड हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं, चाहे मेरी सैलरी से इनकम हो, चाहे मेरी बिजनेस इनकम हो, चाहे मेरी कैपिटल गेन की हो या अदर सोर्स की हो या हाउस प्रॉपर्टी की हो। इन 5 हेड की इनकम एक ही रिटर्न में एक ही पैन के अगेंस्ट 1 साल के लिए फाइल होती है। तो रिटर्न फाइल करना और पैन एक ही रहेगा, उसमें 5 हेड में सारी की सारी इनकम आ जाती है और उसमें कोई इनकम बचेगी नहीं। आपकी एग्जेम्प्ट इनकम भी उसी में डिक्लेयर करनी होती है। उसमें अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है अपने किसी दोस्त से या कहीं पर, वो भी उसी में टैक्सेबल होता है अदर सोर्स में। अगर आपको कोई रेंट मिल रहा है अच्छा, तो वो इनकम कहीं से भी हो। इसी तरह बिजनेस भी अगर मैंने किया है सैलरी के साथ, जनरली लोग कुछ कमीशन एजेंसी या कुछ ऐसी एमएलएम की मेंबरशिप ले लेते हैं विच बिकम्स अ बिजनेस इनकम। या मैंने एफ&ओ में डील किया है तो भी मेरी जो एफ&ओ की ट्रांजेक्शन है वो भी बिजनेस इनकम है, वो उसी रिटर्न में उसी पैन में आपको डिक्लेयर करनी है, अलग से कुछ और नहीं करना है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें अजमेर से दलवीर सिंह जी ने भेजा है। इनको सैलरी मिल रही है कैश में,
किसी स्मॉल स्केल स्टोर या लघु उद्योग में से जुड़े होंगे, ये वहाँ पर काम कर रहे हैं, 20,000 इनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन फॉर्म 16 इनको अपने एम्प्लॉयर से नहीं मिलता। तो यहाँ पर इन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह की टैक्स लाइबिलिटी इनके ऊपर बनती है और आईटीआर फाइल कैसे करें, ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 16 इन्हें नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो 2,40,000 हो गया साल का। अगर हम इनकी और इनकम मान लेते हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी नहीं बताई है, तो कुछ हमें अनुमान लगाना पड़ेगा, एज्यूम कर लेते हैं। तो एक तो 2,50,000 हमारी बेसिक एग्जम्पशन है। अगर मैं 60 साल से ज्यादा हूं तो 3 लाख है, फिर 5 लाख है सुपर सीनियर सिटीजन। तो 2.5 लाख से नीचे जब इनकम है तो टैक्स कटने का सवाल ही नहीं पहले तो। हालांकि 5 लाख तक भी है एक और जो उसमें रिबेट मिलती है, लेकिन 2.5 लाख से नीचे तो मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करने की ऑब्लिगेशन तो नहीं है, मैंडेटरी तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा ये कि भाई मेरे को फिर भी फाइल करनी है, तो उसके लिए फॉर्म 16 जरूरी नहीं है। आप अपनी इनकम एज ए सैलरी अगर आपको मिल रही है तो कैश मिल रही है, उसका कुछ तो रिसीट कहीं तो एम्प्लॉयर कुछ तो देता होगा। नहीं भी दे रहा है तो आपके पास बैंक में जमा कराते हो, सारी खर्च कर लेते हो। कुछ मतलब डॉक्यूमेंट अगर कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो एक सिंपल उनके लेटर हेड पे रख लें, ताकि कभी कोई एम्प्लॉयर इनकम टैक्स ऑफिस से कोई क्वेरी आती है और आपने रिटर्न फाइल की है तो नहीं तो डिपार्टमेंट कहेगा भाई 20,000 क्यों, मैं समझता हूँ 30,000 होगी तुम्हारी, तुमने 20 दिखा दी, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी चलेगा। सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज मस्ट। मतलब मैं तो उसको हमेशा कहता हूँ, जिसके पास भी काम कर रहे हो उससे कुछ लिखवा लो। ठीक, आपको फॉर्म 16 की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो लॉ में मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि टैक्स ही नहीं कट रहा आपका। ठीक है। अब रही बात कि मेरे पास हो सकता है कि इसके अलावा कोई इनकम है, अगर मैं ऐसा मान लूं, या मेरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तब तो मुझे रिटर्न फाइल करनी है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि इनकम तो 2.5 लाख से कम है, लेकिन मेरा बिजली का बिल घर का मेरे नाम से आता है। ठीक है, वैसे फादर वगैरह मदर की और इनकम है और वो 1 लाख से ज्यादा है, तब तो मैं मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना है। मैंडेटरी रिटर्न हो गई है अगर मेरा बिजली का बिल 1 साल में 1 लाख से ज्यादा है, या मैंने किसी की फॉरेन ट्रैवल की टिकट दे दी, बाकी और कुछ खर्चा मैंने नहीं किया। ठीक है, मेरे ससुराल वालों ने किया, मेरे घर वालों ने किया, लेकिन वो भी मैंडेटरी है। तो आपको रिटर्न भरना, ऐसा नहीं कि बेसिक इन्कम के साथ जुड़ा हुआ है। या मेरे पास कोई पुराना लॉस है, या इस साल मैंने कोई शेयर्स में लॉस कर दिया है, तो वो मैं अगले साल 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करना है, तो भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। हो सकता है कि आपका किसी कमीशन एजेंसी से 5-10 हजार 50,000 कुछ भी, या कोई कैब चलाते हैं तो उनका कई बार नॉमिनल से 2,000 5,000 टैक्स कट गया है, उसको रिफंड लेने के लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो क्यों पैसा छोड़ें। तो रिटर्न फाइल करने के लिए किसी से सलाह ले लें अगर कहीं पर और इसके अलावा, और फॉर्म 16 की इंतजार या उसकी जरूरत ना समझें। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। और ये इन्होंने नाम अपना मेंशन नहीं किया है, लेकिन इनके मदर से इनको 3 लाख रुपए गिफ्ट में मिलना है। ये मैरिड है, ये जानना चाह रही है कि क्या वो अमाउंट टैक्सेबल है, और अगर है तो फिर कितना टैक्सेबल है। मदर से बेटी को मिला है ना, माता जी ने अपनी डॉटर को दिया है, तो वो ब्लड रिलेशन में आ जाते हैं। मैरिड होना या अनमैरिड होने से लॉ में कोई फर्क नहीं है, उसके लिए कोई डिफरेंट लॉ नहीं है कि वो बेटी मैरिड है या नहीं है, और इसकी जगह बेटी की जगह बेटा भी हो तब भी। तो ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं उनको कितना भी पैसा दीजिए कोई टैक्स नहीं लगता है, ना देने वाले पे लगेगा ना लेने वाले पे, ब्लड रिलेशन में। और ब्लड रिलेशन में हमारे जो इन लॉज होते हैं वो भी आते हैं, ससुराल वाले भी आते हैं। लड़की को अगर कोई उसके इधर घर वाले दे रहे हैं ससुराल वाले, तो भी उसको वो नहीं होता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को नहीं दे सकता है, ये फर्क है बस। ठीक है, वाइफ हस्बैंड को नहीं दे सकती है, वो क्लबिंग में आ जाते हैं। ऐसे ही माइनर बच्चों को नहीं दे सकते, वो भी क्लबिंग में आ जाती है इनकम। तो पैसा देने में ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड रिलेशन के अलावा अगर उन्होंने किसी से पैसा ले लिया उनकी बेटी ने, और वो 50,000 से ज्यादा हो गया 1 साल में, सपोज करो 50,000 100 रुपए, तो उसकी वो 50,000 पे टैक्स लगेगा अदर सोर्स में। ये ध्यान रखना है कि हमने पैसा किससे लिया है। और राइट, चलिए समय की थोड़ी कमी है, फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस टॉपिक पर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर भला हो भला, यहाँ पर कर का मतलब है टैक्स। तो अगर आपका टैक्स सही है तो आपका भला होगा। अगर आपका टैक्स कम या ज्यादा चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपने परिवार के लिए ठीक से प्लानिंग नहीं की है, वो फाइनेंशियल वेलबींग नहीं की है। और इस शो में आपका नाम भी पूजा है, और ये इस तरह की बात मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि मैं कौशिक हूँ, थोड़ा एक गुरुजी थे, तो कहीं ना कहीं मुझे इसलिए पुराना इसमें एक जुड़ गई बात। राइट सर। कर का पूरा ध्यान रखें। लोग जैसे हेल्थ के लिए अपने डायबिटीज या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, सिमिलरली, और उससे हमारी हेल्थ अच्छी रखती है, लंबे समय की आयु रहती है,
इसी तरह से हमारी वेल्थ से हमारी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी रहती है। बिल्कुल, चलिए इसी नोट के साथ हम आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो इस पूरी डिस्कशन के ज़रिए आज हमने ये समझा कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन क्या है। अगर आप सैलरी पाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में कटता है जो कि टीडीएस के रूप में होता है और ये हिस्सा सरकार के खाते में जाता है। इसलिए आपकी कंपनी आपसे कहती है कि जहाँ जहाँ निवेश किया है उसकी डिटेल दे दें। ये मांग इसलिए भी की जाती है ताकि टीडीएस में सही कटौती हो सके और आपको ज़्यादा ना भरना पड़े, और अगर आप कहीं कम भी टैक्स भर रहे हैं तो फिर आपको पेनाल्टी ना भरना पड़े। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन भरते वक्त इस बात का ध्यान रखें और समय का ध्यान ज़रूर रखें। सही समय पर अपना इनकम को डिक्लेयर करते हैं। चलिए इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।